दोस्तों पिछली क्लास में हमने वर्ब का बेसिक पार्ट कवर कर लिया है। उसमें उसके डेफिनेशन के बारे में जान लिया है, उसके टाइप्स के बारे में जान लिया है। वर्ब के टाइप्स जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को आप फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि आज हम उन्हीं टाइप्स पे बेस्ड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन पे बेस्ड रूल्स कैसे बनते हैं। और साथ ही ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं रूल्स पे बेस्ड बनते हैं। तो दोस्तों चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज अपने रूल्स को स्टार्ट करेंगे। आज अपने कि वर्ब का रूल कैसे आगे बढ़ना है वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले वर्ब का रूल जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें और जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने पिछली क्लास में कवर नहीं किया था। वो हम आज थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। हमने पिछली क्लास में केवल जाना था कि नॉन फाइनाइट वर्ब भी एक वर्ब का टाइप है, जो कि मेन वर्ब के टाइप में आता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब के भी 3 टाइप होते हैं। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जेरंड, थर्ड पार्टिसिपल। आगे हम जो रूल्स पढ़ेंगे उनमें कुछ रूल्स इन पे भी बेस्ड हैं, तो इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको कवर कर लूँ, फिर आगे रूल पे बढ़ेंगे। तो इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल 3 टाइप्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। तो पहला पार्ट जो है इन्फिनेटिव, वो क्या कहता है, ये एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। इसमें नाउन ही है लेकिन वर्ब के भी गुण होते हैं, इसीलिए इसको वर्ब नाउन भी कहते हैं। ये वर्ब नाउन भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है मैंने, आई वॉन्ट टू प्ले। अब यहाँ पे वांट को हम लोग वर्ब के रूप में ले रहे हैं। वांट मतलब क्या, चाहना। मैं खेलना चाहता हूँ, तो चाहना क्या है, एक क्रिया है, वर्ब है। तो यहाँ हम वांट को ले रहे हैं, लेकिन अगर हम प्ले को भी देखेंगे तो ये भी एक वर्ब की तरह ही काम करता है। प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना, तो ये एक वर्ब की तरह काम करता है। लेकिन इस सेंटेंस में हमने वांट को वर्ब के रूप में लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे प्ले जो है, टू प्ले, ये नाउन के रूप में काम करेगा। ये वर्ब के रूप में प्ले काम करेगा और टू प्ले नाउन के रूप में भी काम करेगा। तो ये इसीलिए इन्फिनेटिव का काम करेगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए, यहाँ हमने लिखा है आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ हमने टू प्ले को वर्ब के रूप में लिया है। यहाँ नाउन का काम कौन कर रहा है, क्रिकेट नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ जो टू प्ले है वर्ब का काम कर रहा है, तो ये वर्ब का भी काम करेगा और नाउन का भी काम करेगा। दोस्तों मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाते टाइम ये जिक्र किया था कि एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन का भी रोल प्ले कर सकता है और किसी सेंटेंस में वर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। तो उस समय मैंने थोड़ा सा समझाया था आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गया वापस कि एक ही वर्ड यहाँ नाउन का रोल प्ले कर रहा है और दूसरा वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड टाइप होता है अपना नॉन फाइनाइट वर्ब का, जिसको हम लोग जेरंड बोलते हैं। एक्चुअली किसी भी वर्ड में ये आईएनजी लगा हुआ होता है और वो वर्ब की तरह ही खत्म होता है, लेकिन प्रयोग में यह नाउन के रूप में काम करता है। मतलब वो वर्ड के लास्ट में आईएनजी रहेगा, वो लगेगा कि वर्ब है, क्योंकि हम लोग प्लेइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें आईएनजी लगे हुए हैं, ये वर्ब का काम करते हैं। लेकिन जेरंड जो होते हैं वो काम नाउन का करते हैं, लेकिन वो प्रतीत होता है कि वो वर्ब है, क्योंकि उसमें आईएनजी लगा हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब वॉकिंग क्या है, हमें लगेगा कि वर्ब है। वॉक मतलब चलना, चलना एक क्रिया है, तो हमें तो यही लगेगा कि ये क्रिया है, एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पूरा आप पढ़िए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, और जबकि आईएनजी के साथ एंड हो रहा है इसमें, तो इसीलिए ये हमें लगेगा कि वर्ब है, लेकिन एक्चुअली ये काम नाउन का करेगा। इसी को हम लोग जेरंड बोलेंगे। वर्ड के एंड में आईएनजी लगा रहेगा और वो नाउन का काम करेगा, उसको हम लोग जेरंड बोलेंगे। दोस्तों क्लियर हो गया है ना? अगर नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि देखिए, जेरंड जो होता है, वर्ड, कोई भी जो वर्ब है या वर्ड है उसके लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है और वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो वर्ब है, लेकिन वो नाउन का काम करेगा, उसको हम लोग जेरंड बोलेंगे। अगर इसमें फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। थर्ड जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होते हैं
वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा। जो वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा उसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल के भी 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, सेकंड वाले को पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, थर्ड वाले को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो होगा स्ट्रक्चर होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ जो वर्ड मिले उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। जैसे देखे यहाँ पे हियर, हियर एक वर्ड होता है, उसमें वर्ब का जो ये फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल पूरा है इसमें, हियरिंग द नॉइज वी रश्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ कोई भी वर्ड होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। पास्ट पार्टिसिपल हम उस वर्ड को बोलेंगे जो वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, देखिए ड्रिवन बाय पॉवर्टी, तो ड्रिवन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V3 इसको बोलेंगे। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ड्रोव जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म और ड्रिवन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसका ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में। दोस्तों मैं ये आशा करके चल रहा हूँ कि आप लोग अपने नोटबुक में सारे पॉइंट जो है नोट करते हुए चल रहे हैं, तो प्लीज़ इसको भी आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल वाला, ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुइसाइड। थर्ड जो पार्टिसिपल का फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3। इसका भी आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, हैविंग डन विथ इट दे गॉट डाउन टू वर्क। तो ये स्ट्रक्चर होगा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो दोस्तों ये रूल्स पढ़ने से पहले ये चीज़ें हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं उनमें ये सब चीज़ इंक्लूड होंगे। जेरंड क्या होगा, इन्फिनेटिव क्या होगा, पार्टिसिपल, उसमें जो रूल्स होंगे उसमें ये इंक्लूड होंगे, तो इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप कि मैं इसको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। अगर कुछ भी डाउट रहा होगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया ना, चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों रूल 1 का स्ट्रक्चर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमने क्या पढ़ा था कि केवल सब्जेक्ट और वर्ब अगर हो किसी सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट और वर्ब है केवल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर पे भी सेंटेंसेस बनते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, द बेबी इज क्राइंग। इसमें सब्जेक्ट क्या, द बेबी सब्जेक्ट है और क्राइंग जो है वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं ऐड हुआ है, तो इसीलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब पे बेस्ड ये एक स्ट्रक्चर है। दोस्तों रूल 2 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। रूल 2 का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो समझ आ रहा होगा, बहुत दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। एक तो सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा और साथ में एक नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, दैट इज अ बुक, माई ब्रदर गॉट टायर्ड। अब इस सेंटेंस में जो है दैट सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया अपना वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है, अ बुक इज अ नाउन, यही अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। दोस्तों इस सेंटेंस में देखिए माई ब्रदर गॉट टायर्ड। अब यहाँ पे माई ब्रदर जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, गॉट जो है वर्ब का काम करेगा और टायर्ड जो है ये अपना एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ पे अ बुक जो है नाउन है, तो यही अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों हमने रूल 1 में देखा कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब पे बेस्ड स्ट्रक्चर है और रूल 3 जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब पे बेस्ड स्ट्रक्चर है। ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, तो रूल 3 जो है उसी पे बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप,
स्ट्रक्चर भी आप लोग नोट करते जाइए। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और फिर साथ में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं ऐड किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल है इसका, ही क्लोज्ड द डोर। अब देखिए, ही जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, क्लोज जो है वर्ब का काम करेगा, और द डोर जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैंने पूरा नहीं लिखा है, DO करके लिख दिया है। आप लोग इसको अच्छे से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करके लिखना है चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास में ही लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, ही क्लोज द डोर। रूल 3 का एग्जाम्पल है। दोस्तों रूल 4 ये कहता है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा किसी स्ट्रक्चर में और वहां पे 2 ऑब्जेक्ट होंगे। अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी हिज पेन। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके बारे में डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पेन के बारे में, तो ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये लास्ट में आएगा, और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को बोलेंगे और सब्जेक्ट अपना ही हो जाएगा और गेव अपना वर्ब हो जाएगा। तो किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब सेंटेंस के लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। दोस्तों रूल 5 भी कुछ इसी तरह से इससे रिलेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। अगर हमने पहले यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना चाहते हैं या लास्ट में लिखना चाहते हैं, तो उसमें क्या बदलाव करना होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट को पहले कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एक प्रीपोजिशन को ऐड कर देंगे। यहाँ डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट, उसके तुरंत बाद नहीं हम लोग ऐड करेंगे, उसके पहले इनडायरेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे और डायरेक्ट के बाद एक प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे, तो हमारा फिर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, यू टुक योर क्लॉथ्स फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट तो यू हो ही गया, टुक हो गया, अपना वर्ब हो गया। अब ये क्लॉथ्स, हमने डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का भी तरीका जाना कुछ देर पहले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। जिसके बारे में डायरेक्टली बात हो रही हो उसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे कपड़ों के बारे में डायरेक्टली बात हो रही है, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर लिख देंगे तो उसके तुरंत बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे? एक प्रीपोजिशन ऐड करेंगे। फ्रॉम प्रीपोजिशन ऐड किया, उसके बाद फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने PO लिख दिया है, मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए अलग से, या फिर ऐसे एरो मार्क कर दीजिए कि इसको ही प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए रूल 6 पे चलते हैं। दोस्तों रूल 6 का स्ट्रक्चर है अपना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव जो है उस अवस्था को दर्शाता है जैसे जो वर्ब की वजह से हुआ है। एडजेक्टिव का हम मतलब यूज यहाँ पे उस तरह से करेंगे जो वर्ब की वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई लाइक माई कॉफी ब्लैक। अब ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है लास्ट में। नाउन या प्रोनाउन अपना माई कॉफी हो गया, लाइक हो गया वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट। और मैंने क्या कहा कि एडजेक्टिव यहाँ पे उस वजह से आया है जो कि वर्ब के कारण आया है। वर्ब के कारण यहाँ पे एडजेक्टिव की अवस्था है। तो वर्ब क्या है अपना? लाइक। तो मैं क्या लाइक करता हूँ? मैं ब्लैक कॉफी लाइक करता हूँ। तो इसकी वजह से ही ना, मेरी पसंद की वजह से ही ना ब्लैक कॉफी यहाँ पे मंगाया जा रहा है। नहीं तो कोई नॉर्मल जो कॉफी आता है वही ले आता कोई भी, लेकिन मुझे क्या पसंद है? मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक कॉफी लाया जा रहा है। तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का जो ये कारण है किसके कारण है? इस वर्ब के कारण है, मतलब ब्लैक है। नहीं तो नॉर्मली कोई भी कॉफी ले आ देता है। यहाँ पे मुझे पसंद है ब्लैक कॉफी, इसीलिए ब्लैक कॉफी ही मैंने मंगाया है। तो ये अवस्था एडजेक्टिव की इस वर्ब के कारण है। तो रूल 6 का स्ट्रक्चर अपना ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव किस पे डिपेंड करेगा? अपने वर्ब पे डिपेंड करेगा। दोस्तों रूल 7 का स्ट्रक्चर है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये रहा अपना सब्जेक्ट, ये रहा अपना वर्ब, ये सब्जेक्ट अपना, ये वर्ब अपना, ये रहा अपना प्रीपोजिशन और ये रहा अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये रूल 7 का स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसा स्ट्रक्चर भी आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में मिलेगा तो इसी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन मिलेगा। रूल 8 देखिए, हम लोगों ने अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में जाना था। देखिए मैंने बताया था कि रूल में वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आने वाला है, मतलब उसके बारे में रूल में पूछा गया है। तो रूल 8 का स्ट्रक्चर यही कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल इसका देखिए, इन्फिनेटिव में क्या हमने देखा कि जो वर्ब है वो दिखते तो वर्ब, जो वर्ड्स होते हैं वो लगते तो है वर्ब, लेकिन वो नाउन का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट टू स्टडी, स्टडी को लगता है, मतलब ये वर्ब के रूप में भी काम करता है और नाउन के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो इन्फिनेटिव में हमने यही तो जाना था कि जो वर्ड, कोई वर्ड कहीं वर्ब का रूप में भी काम कर सकता है, कहीं पे नाउन के रूप में भी काम कर सकता है। तो यहाँ नाउन के रूप में काम कर रहा है, हम लोगों ने लिया है। ऐसे तो सेंटेंस एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वहाँ पे हम लोग उसको वर्ब के रूप में भी काम करा सकते हैं। लेकिन देखिए सेंटेंस यहाँ पे मैं बहुत सारा लिख सकता हूँ, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है। अब इस पे बेस्ड आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपको जीवन भर के लिए कोई सा भी स्ट्रक्चर या कोई सा भी रूल आपको याद हो जाएगा। अब मैं एक सेंटेंस लिख दिया, उसी दूसरे सेंटेंस में मैं लिख दूंगा कि वर्ब के रूप में इसको यूज कर लूंगा, तो क्या फायदा, उसको आप लोग वर्ब के रूप में यूज करें। एक तरह से आपका ये होमवर्क है कि आप जो है किसी भी वर्ड को, ऐसे वर्ड्स चुने 10 वर्ड्स जो नाउन के रूप में भी यूज हो और वर्ड्स के रूप में भी, और उसको फिर उस पर बेस्ड सेंटेंसेस बना के मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड कर दीजिए, भेज दीजिएगा, ठीक है। उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मुझे भी लगेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैं यहाँ पे जो मेहनत कर रहा हूँ इतना, उससे सामने वाला जो देख रहा है वीडियो, जो मतलब जो पढ़ने का कोशिश कर रहा है उसको अच्छे समझ आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उसका बेस क्लियर हो रहा है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि 10 ऐसे वर्ड्स चुने जो नाउन और वर्ब दोनों के रूप में काम करते हो, उस पर बेस्ड सेंटेंस लिखें और मेरे कमेंट बॉक्स में भेज दें। चलिए रूल 9 पे देखते हैं। रूल 9 का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन और यहाँ पे प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ था, इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सेंटेंस में बस एक नाउन और प्रोनाउन को ऐड कर दिया गया है। इसी स्ट्रक्चर के इन्फिनेटिव के पहले नाउन या प्रोनाउन को ऐड कर दिया। उसी तरह से आप लोग 5, 6, 7 सेंटेंस लिख लीजिए, स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है, इस पे बेस्ड आप लोग प्रैक्टिस करिए और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। और गलत होगा तो मैं बता दूंगा कि गलत है, सही होगा तो बताऊंगा कि अच्छा, अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये नाउन प्रोनाउन यूज हो गया है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ही वॉन्ट्स मी टू स्टडी। अब ही सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, ये प्रोनाउन है मी, और टू गो अवे इन्फिनेटिव है अपना। ये स्ट्रक्चर है, ये अपना एग्जाम्पल है। 5, 6 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं खुद से ट्राई करिए लिखने का और कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं उसको चेक करके बताता रहूँगा कि सही है कि गलत है। रूल 10 ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरंड। अभी जेरंड के बारे में भी हमने जाना था। ये दिखता तो आईएनजी किसी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है, वो लगेगा कि वर्ब है लेकिन वो नाउन के रूप में काम करता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यू हेट रनिंग। अब रन के लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी लगा हुआ वर्ड यहाँ पे जेरंड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। ये वर्ब के रूप में नहीं, नाउन के रूप में काम कर। जेरंड मतलब क्या, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहे और जो लगे कि वर्ब है लेकिन वो नाउन के रूप में काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, उसी को जेरंड कहते हैं। तो इसीलिए एग्जाम्पल में यू हेट रनिंग। रूल 11 देखते हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने क्या देखा था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, किसी भी वर्ड का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगा हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर उसी पे बेस्ड है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल है इसका, दे हर्ड हिम क्राइंग, ठीक है, क्राई हो गया, इसमें आईएनजी लगा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है क्राई होता है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हमने पार्टिसिपल पढ़ा था ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। उसी तरह आप लोग खुद से ही 2 स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल, और साथ में एग्जाम्पल भी खुद ही से लिखने का ट्राई कीजिए। मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। जो हमारा आज
वर्ब के लिए आज का लास्ट रूल है, वो है रूल नंबर 12, और वो ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वो, इसका स्ट्रक्चर ये कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्लेन इन्फिनेटिव। अब देखिए लास्ट रूल में आपको एक नया वर्ड मिला, प्लेन इन्फिनेटिव। यहाँ पे क्या मिला था, सिर्फ इन्फिनेटिव, और यहाँ प्लेन इन्फिनेटिव। एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है प्लेन इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का यूज हम लोग कब करते हैं, जब उसमें टू का यूज करते हैं। टू और प्लस जो वर्ड है अपना वो साथ में रहेगा तो उसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलेंगे। और प्लेन इन्फिनेटिव कब बोलेंगे, जब वहां पे हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, जिस वर्ड में या फिर फ्रेज में टू का यूज नहीं करेंगे तो उसको हम लोग प्लेन इन्फिनेटिव बोलेंगे। इन्फिनेटिव हमने क्या सीखा था कि वर्ब और नाउन दोनों का काम करे, कोई जो वर्ड है या फिर फ्रेज है वो वर्ब या नाउन दोनों का काम करे, तो उसके साथ हम टू ऐड कर देंगे तो वो इन्फिनेटिव उसको बोलेंगे। और प्लेन इन्फिनेटिव बोलेंगे इसको जिसमें हम लोग टू ऐड नहीं करते हैं। ठीक है। वैसे दोस्तों इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, प्लेन इन्फिनेटिव, इन सब पे एक क्लास लगेगा, एक क्लास अच्छे से लेंगे हम उस पे, जिसपे पूरा ये सारा कॉन्सेप्ट जेरंड इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे जेरंड होते हैं, उनको भी मैं लिखा दूंगा। वो एक अलग क्लास में मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी के लिए हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब में इन सब का यूज था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको समझाया कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। उसको और डिटेल में हम लोग अच्छे से आगे की एक वीडियो में अच्छे से उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में हर बार मैं यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, सब लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा ले सके, वीडियो देखे, ग्रामर समझे। जिनको इंग्लिश बोलने की इच्छा है या ग्रामर जानने की इच्छा है या लिखने की इच्छा है, उनको भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों आज हमारा वर्ब का रूल का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे और रूल अगर कुछ मिलेगा तो मैं उसको और इंक्लूड करूँगा, उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो रूल्स हमने पढ़े हैं, जो रूल्स आज कवर किए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम है सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी यही कामना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो सब आपको जल्दी से मिल सके। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय और टेक केयर।